हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार स्वागत है। अभी हम लोग क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र में मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके क्लास 12 फाइनल एग्ज़ाम 2022 के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए अभी हम लोग इकोनॉमिक्स का सेकंड बुक यानी समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स में सरकारी बजट गवर्नमेंट बजट चैप्टर से सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो का लाभ उठाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1, सरकारी बजट से क्या तात्पर्य है? सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द बकट से हुई है, जिसका अर्थ है एक चमड़े का थैला या बटुआ। मतलब बजट एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सरकार की एक वित्तीय वर्ष या लेखा वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अनुमानित आय एवं अनुमानित व्यय का ब्यौरा होता है। अर्थात इसमें सरकार को आने वाले 1 वर्ष की अवधि में प्राप्त होने वाले आय और सरकार द्वारा खर्च होने वाली राशि का लेखा जोखा होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सरकारी बजट के क्या उद्देश्य हैं? सरकारी बजट के क्या महत्व हैं, क्या विशेषताएं हैं? समझिए उत्तर में। पहला पॉइंट, अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की गति को तेज करना। दूसरा, पिछड़े हुए क्षेत्र को विकसित करना। तीसरा, आय की असमानताओं को कम करना। चौथा, अर्थव्यवस्था में तेजी एवं मंदी की स्थिति को नियंत्रित करना। पांचवा, आय एवं रोजगार में वृद्धि करना। ये सब बजट बनाने का उद्देश्य है, महत्व है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बजट के क्या क्या संघटक हैं? समझिए बजट कैसे बनता है। उत्तर, बजट के 2 संघटक हैं। पहला, बजट प्राप्तियां यानी बजट आय, जिसके 2 प्रकार होते हैं, राजस्व प्राप्तियां एवं पूंजीगत प्राप्तियां। यानी बजट आय का 2 प्रकार होता है, राजस्व आय और पूंजीगत आय। दूसरा है बजट व्यय, जिसके 2 प्रकार होते हैं, राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय। ठीक है, बजट का 2 संघटक, पहला बजट आय, दूसरा बजट व्यय। बजट आय में राजस्व आय एवं पूंजीगत आय शामिल होगा और बजट व्यय में राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय शामिल होगा। आगे क्वेश्चन है बजट प्राप्तियां या बजट आय क्या होती है? उत्तर, एक वित्तीय वर्ष में यानी लेखा वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के पीरियड में आने वाले 1 साल में सरकार को सभी साधनों या स्रोतों से प्राप्त होने वाली मौद्रिक आय को बजट प्राप्तियां कहते हैं। अगला प्रश्न है बजट व्यय क्या होती है? बजट व्यय से आप क्या समझते हैं? उत्तर, सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में आने वाले 1 साल में किए जाने वाले अनुमानित व्यय को बजट व्यय कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, राजस्व प्राप्तियां एवं पूंजीगत प्राप्तियां में क्या अंतर है? समझिए राजस्व आय एवं पूंजीगत आय में क्या अंतर है। पहला, राजस्व आय, राजस्व प्राप्तियां रेवेन्यू रिसिप्ट को समझिए, वे प्राप्तियां जिससे सरकार का न कोई दायित्व उत्पन्न होता है और न ही सरकार की परिसंपत्तियों में कोई कमी होती है। राजस्व प्राप्तियां राजस्व आय कहलाती है। उदाहरण के लिए सरकार को दिया जाने वाला टैक्स। ठीक है, सरकार को आने वाले 1 साल में प्राप्त होने वाला वह इनकम, वह आय जिससे सरकार का न तो कोई दायित्व उत्पन्न होगा और न ही सरकार का परिसंपत्ति में कोई कमी होगा, उसको बोलेंगे राजस्व प्राप्तियां यानी राजस्व आय, जैसे सरकार को दिया जाने वाला टैक्स। आगे समझिए पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत आय क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? वे प्राप्तियां जिससे सरकार का दायित्व भी उत्पन्न होती है और परिसंपत्तियों में कमी भी होती है, पूंजीगत प्राप्तियां पूंजीगत आय कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए सरकार द्वारा लिया जाने वाला ऋण।
ठीक है। जब सरकार ऋण लेती है तो उसके परिसंपत्तियों में कमी आ जाती है और उसका दायित्व उत्पन्न हो जाता है, दायित्व बढ़ जाता है कि उसको बाद में ऋण वापस करना होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में क्या अंतर है? समझिए, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों क्या होता है। पहला, राजस्व व्यय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किया जाने वाला वह अनुमानित व्यय जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और न ही दायित्व में कोई कमी होती है। उदाहरण के लिए छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता आदि। यानी सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किया जाने वाला वह अनुमानित व्यय जिससे ना तो उसका परिसंपत्ति का नया निर्माण होगा और ना तो दायित्व में कोई कमी होगा। जैसे आर्थिक सहायता पर किया गया खर्च, छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता पर किया गया खर्च। आगे है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय क्या होता है समझिए, सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किया जाने वाला वह अनुमानित व्यय जिसके फलस्वरूप सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है और दायित्व में कमी भी होती है। उदाहरण के लिए सार्वजनिक व्यय यानी पुल, सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल, बांध, नहर आदि के निर्माण पर किया गया खर्च और सरकार द्वारा ऋण की वापसी, ये पूंजीगत व्यय का उदाहरण है। पूंजीगत व्यय का मतलब है सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किया जाने वाला वह अनुमानित व्यय जिसके फलस्वरूप उसका परिसंपत्ति में वृद्धि होगा और दायित्व घट भी जाएगा। उसका दायित्व था कि दो गांव के बीच पुल नहीं है, पुल बना दो, पुल बना दिया, दायित्व घट गया, उसका खाता में परिसंपत्ति बढ़ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 समझिए। क्वेश्चन नंबर 8, टैक्स क्या है, कर क्या है? उत्तर, यह एक अनिवार्य या आवश्यक भुगतान है जो एक व्यक्ति या फर्म द्वारा सरकार को दिया जाता है, परंतु सरकार द्वारा उस व्यक्ति या फर्म को डायरेक्ट रूप में कोई लाभ नहीं मिलता है। टैक्स क्या है? एक अनिवार्य आवश्यक भुगतान है जो एक व्यक्ति, फर्म, व्यापारी द्वारा सरकार को दिया जाता है, परंतु सरकार की तरफ से डायरेक्ट रूप में, व्यक्तिगत रूप में कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, टैक्स की क्या विशेषताएं हैं, कर का क्या गुण है? समझिए, पहला, यह एक अनिवार्य या आवश्यक भुगतान है। दूसरा, सरकार टैक्स देने वालों को बदले में कोई विशेष लाभ नहीं देती है डायरेक्ट रूप में। तीसरा, टैक्स से प्राप्त होने वाली राशि या आय का उपयोग सरकार सार्वजनिक या समाज कल्याण के लिए खर्च करती है। चौथा, टैक्स वस्तु पर, सेवाओं पर, इनकम पर लगाया जाता है, परंतु इसका पेमेंट व्यक्ति ही करता है। पांचवा, टैक्स का भुगतान निश्चित समय पर किया जाता है और नहीं देने पर उसे दंडित, कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कर प्राप्तियां एवं गैर कर प्राप्तियां के उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10 कहता है टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट, कर प्राप्तियां, गैर कर प्राप्तियां का एग्जाम्पल देना है। पहला, ए नंबर, कर प्राप्तियां, टैक्स रिसिप्ट, जिसमें आएगा आयकर यानी इनकम टैक्स, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर। बी नंबर, गैर कर प्राप्तियां, नॉन टैक्स रिसिप्ट में आएगा फीस, लाइसेंस, परमिट, जब्त संपत्ति, दंड, जुर्माना, सार्वजनिक उपकरणों से आय। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर है? समझिए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? समझिए, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए उत्तर, प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर जो हम सरकार को देते हैं डायरेक्ट रूप में, यह वो टैक्स है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह व्यक्ति ही इसका भुगतान करते हैं, अर्थात इस टैक्स को किसी दूसरे पर टाला या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी टैक्स का काराघात एवं कारापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इनकम टैक्स, संपत्ति कर, निगम कर, उपहार कर आदि। क्या समझ में आया? प्रत्यक्ष कर वह कर है, डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह व्यक्ति ही इसका पेमेंट करता है, चुकाता है। इस टैक्स को दूसरे व्यक्ति पर टाला या हस्तांतरित या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। यानी जब किसी टैक्स का काराघात एवं कारापात
एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो उसको डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर कहते हैं, जैसे इनकम टैक्स, संपत्ति कर, निगम कर, उपहार कर आदि। आगे है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स को समझिए। यह वह टैक्स है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह व्यक्ति इसका भुगतान न करके किसी दूसरे पर टाल देता है, ट्रांसफर कर देता है, हस्तांतरित कर देता है। यानी इस टैक्स को टाला या हस्तांतरित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी टैक्स का काराघात एवं कारापात एक व्यक्ति पर नहीं पड़ता है तो उसे अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सेल टैक्स, बिक्री कर, उत्पाद कर, जीएसटी आदि। ठीक है, जिसको टाल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जो टैक्स सरकार के पास जाता है इनडायरेक्ट रूप में, बिक्री कर, उत्पाद कर, जीएसटी, ये सब, उसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन वह टैक्स जो सरकार के पास जाता है मेरे द्वारा डायरेक्ट रूप में, उसको बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, यानी इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, आनुपातिक कर क्या है? समझिए आनुपातिक कर क्या होता है। यह वह टैक्स है जिसमें सभी आय वर्ग के लोगों से एक ही दर पर टैक्स लगाया जाता है, चाहे व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो। अर्थात अनुपातिक कर की दर गरीब एवं अमीर दोनों व्यक्तियों के लिए एक समान होती है, जैसे बिक्री कर, उत्पाद कर, जीएसटी आदि। ठीक है, वह टैक्स जो गरीब अमीर सबके लिए बराबर होता है, जैसे वस्तु पर जो टैक्स लगता है, बिक्री कर, उत्पाद कर, जीएसटी। ठीक है, यह टैक्स अमीर गरीब दोनों पर समान लगता है, दोनों के लिए बराबर होता है। ठीक है, सभी आय वर्ग के लोगों से एक समान रेट पर टैक्स लिया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 13, प्रगतिशील कर क्या है? प्रगतिशील कर किसे कहते हैं? समझिए उत्तर, यह वह टैक्स है जिसका रेट आय बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है और आय घटने के साथ घट जाती है। अर्थात यह टैक्स धनी व्यक्तियों के लिए अधिक एवं गरीब व्यक्तियों के लिए कम होता है, जैसे इनकम टैक्स। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिगामी कर क्या है? प्रतिगामी कर को समझिए। उत्तर, यह वह टैक्स है जो आय बढ़ने से घटती है एवं आय घटने के साथ बढ़ती जाती है। अर्थात यह टैक्स अमीरों पर कम एवं गरीबों पर अधिक पड़ता है। उदाहरण के लिए मोबाइल रिचार्ज टैक्स। ठीक है, मोबाइल रिचार्ज टैक्स गरीबों पर अधिक पड़ता है, अमीरों पर कम पड़ता है, क्योंकि अमीर लोग अधिक रिचार्ज करता है तो उसको सस्ता मिल जाता है, उसमें छूट मिलता है, कम पैसा लगता है। ठीक है, और अमीर लोग कम ईजी करेगा तो बेसी पैसा कट जाएगा, सुविधा कम मिलेगा, छूट कम मिलेगा। यानी प्रतिगामी कर अमीरों पर कम, गरीबों पर अधिक पड़ता है। ठीक है, प्रतिगामी कर वह कर है जो आय बढ़ने से घटता है रेट, और आय घटने से रेट बढ़ जाता है, अमीरों पर कम, गरीबों पर अधिक पड़ता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, विशिष्ट कर क्या है? विशिष्ट कर किसे कहते हैं? समझिए, जब किसी वस्तु पर उसके वजन या आकार या इकाई के अनुसार टैक्स लगाया जाता है तो उसे विशिष्ट कर कहते हैं। अर्थात यह टैक्स गरीबों पर अधिक पड़ता है, इसे वसूल करना आसान होता है और इसमें चोरी करना कठिन होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 16, मूल्यानुसार कर क्या है? मूल्यानुसार कर किसे कहते हैं? समझिए उत्तर, जब किसी वस्तु पर उसके मूल्य के आधार पर, मूल्य के अनुसार टैक्स लगाया जाता है तो उसे मूल्यानुसार कर कहते हैं। इस टैक्स में वस्तु का आकार या वजन चाहे कुछ भी हो, उसके मूल्य के अनुसार ही टैक्स लिया जाता है। यह टैक्स अमीरों पर अधिक पड़ता है, क्योंकि अमीर लोग अधिक दाम वाला सामान अधिक खरीदता है, जो टैक्स अधिक देता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, सार्वजनिक व्यय के क्या क्या प्रकार होते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय के क्या क्या प्रकार होते हैं? समझिए उत्तर में, सार्वजनिक व्यय के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला, विकासात्मक व्यय, जो विकास के लिए खर्च किया जाता है। दूसरा, गैर विकासात्मक व्यय, जिसका विकास कार्य के साथ कोई संबंध नहीं है। तीसरा, योजना व्यय, जिसमें योजना बनाकर खर्च होता है। चौथा, गैर योजना व्यय, जिसमें बिना योजना बनाए सरकार अचानक खर्च करती है। आप समझिए चारों को अलग अलग बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 18, विकासात्मक व्यय क्या है? विकासात्मक व्यय किसे कहते हैं? उत्तर, यह वह व्यय है जो देश की आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए खर्च किया जाता है, जैसे कृषि पर
औद्योगिक विकास पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, पर्यावरण आदि पर किया गया खर्च। आगे है क्वेश्चन नंबर 19, गैर विकासात्मक व्यय क्या है समझिए। उत्तर, सरकार की आवश्यक सेवाओं पर किया गया व्यय गैर विकासात्मक व्यय कहलाता है, जिसका देश के विकास कार्यों के साथ कोई संबंध नहीं होता है। जैसे पुलिस प्रशासन पर, सेना पर, कानून, वृद्धा पेंशन आदि पर किया गया खर्च। सरकार की आवश्यक सेवा पर किया गया खर्च को गैर विकासात्मक व्यय कहते हैं। सरकार जो गरीबों को, सामाजिक क्षेत्रों को आर्थिक सहायता देती है, आर्थिक कल्याण करती है, इससे कोई विकास नहीं होगा, ये गैर विकासात्मक व्यय है। इसका अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाओं के साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक है, चलिए आगे है 20 नंबर प्रश्न, योजना व्यय क्या है। योजना व्यय से आप क्या समझते हैं। उत्तर, यह वह व्यय है जो सरकार द्वारा योजना विकास कार्यक्रमों पर योजना बनाकर खर्च होता है, जैसे सड़कों, पुलों, स्कूलों, अस्पतालों, बांधों, नहरों आदि के निर्माण पर किया गया खर्च। आगे है गैर योजना व्यय क्या है। गैर योजना व्यय किसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 समझिए। उत्तर, यह वह व्यय है जो सरकार द्वारा बिना योजना बनाए अचानक खर्च करनी पड़ती है, जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, कोविड-19 आदि अप्रत्याशित दुर्घटनाओं पर किया गया खर्च। बोलता है वैसा खर्च जो सरकार को बिना योजना बनाए अचानक खर्च करना पड़ता है देश के अंदर, जैसे भूकंप आ गया, सूखा आ गया, बाढ़ आ गया, कोरोना आ गया। ठीक है, कोई अप्रत्याशित दुर्घटना घट गया देश में तो खर्च करना पड़ेगा अचानक, इसको बोलेंगे गैर योजना व्यय, जिसमें कोई पहले से योजना बनाया हुआ नहीं है। आगे है 22 नंबर क्वेश्चन 22, बजट कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर, बजट 2 प्रकार के होते हैं। पहला संतुलित बजट जिसमें आय बराबर व्यय होता है, एवं दूसरा असंतुलित बजट जिसमें आय बराबर व्यय नहीं होता है, जिसके 2 प्रकार होते हैं। यदि आय बेसी हो गया व्यय से तो बोलेंगे अतिरिक्त बजट, एवं यदि व्यय हो गया बेसी आय से तो बोलेंगे घाटे का बजट। आप समझिए बारी बारी से। क्वेश्चन नंबर 23, संतुलित बजट क्या है। संतुलित बजट, बैलेंस बजट क्या होता है समझिए। यह वह बजट है जिसमें सरकार की आय एवं सरकार की व्यय दोनों आपस में बराबर होते हैं, अर्थात इसका अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब सरकार का आय और सरकार का व्यय दोनों बराबर होता है तो उसको संतुलित बजट कहते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं के स्तर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आय और व्यय दोनों बराबर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 24, असंतुलित बजट, अनबैलेंस बजट क्या है समझिए। उत्तर, यह वह बजट है जिसमें सरकार की आय एवं सरकार की व्यय दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, अर्थात इसका अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं के स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, प्रभाव क्या पड़ेगा समझिए। क्वेश्चन नंबर 25, बचत का बजट, अतिरिक्त बजट क्या है। सरप्लस बजट किसे कहते हैं समझिए। उत्तर, यह वह बजट है जिसमें सरकार की अनुमानित आय सरकार के अनुमानित व्यय से अधिक होती है, यानी अतिरिक्त बजट में सरकार का आय सरकार का व्यय से अधिक होता है, पैसा बच जाता है, इसीलिए बोलते हैं अतिरिक्त बजट बचत का बजट। यानी अतिरिक्त बजट अर्थव्यवस्था में मंदी को उत्पन्न करती है, जिससे अर्थव्यवस्था का संकुचन होता है और मुद्रास्फीति उत्पन्न होने नहीं देती है। मुद्रास्फीति उत्पन्न नहीं होता है। आगे है घाटे का बजट। क्वेश्चन नंबर 26, घाटे का बजट, डिफिसिट बजट क्या है समझिए। उत्तर, यह वह बजट है जिसमें सरकार की अनुमानित आय सरकार के अनुमानित व्यय से कम होती है। ठीक है, घाटे का बजट में सरकार का अनुमानित आय सरकार का अनुमानित व्यय से कम होता है, यानी घाटे का बजट अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालकर उसका विस्तार करने में सहायक होती है। ठीक है, घाटे का बजट अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालता है और उसका विस्तार करने में हेल्प करता है। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, घाटे के बजट के गुण एवं दोष लिखिए। घाटे के बजट का क्या गुण है, क्या दोष है समझिए। उत्तर, गुण, घाटे के बजट से यह पता चलता है कि कुल व्यय एवं कुल आय के अंतर को पूरा करने के लिए सरकार को या तो उधार लेना है
या अपनी परिसंपत्तियों की बिक्री करनी है। इससे सरकार का दायित्व में वृद्धि हो जाएगा या परिसंपत्तियों में कमी हो जाएगा। ठीक है, घाटे के बजट से यह पता चलता है कि सरकार को घाटा पूरा करने के लिए कुल व्यय एवं कुल आय के अंतर को भरपाई करने के लिए या तो उधार लेना है या तो परिसंपत्तियों की बिक्री करनी है। इससे क्या होगा, सरकार का दायित्व तो बढ़ेगा और परिसंपत्ति में कमी होगा। ये गुण हुआ। दो समझिए, दोष, घाटे के बजट होने से सरकार को घाटा पूरा करने के लिए ऋण की जरूरत होती है, जिसका अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल यानी खराब प्रभाव पड़ता है। अब सरकार यदि ऋण लेकर के घाटा को पूरा करेगा तो इसका मतलब है ऋण लिया गया पैसा अनिवार्य सेवाओं पर खर्च होगा, एक्स्ट्रा कोई काम डेवलप के लिए खर्च नहीं होगा। ठीक है, जो अर्थव्यवस्था के लिए खराब बात है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, राजकोषीय नीति एवं मौद्रिक नीति में क्या अंतर है? समझिए, राजकोषीय नीति एवं मौद्रिक नीति क्या होता है? उत्तर, राजकोषीय नीति, इस नीति का संबंध सार्वजनिक आय, व्यय एवं ऋण अर्थात सरकार के बजट से होता है। इसका निर्धारण सरकार का वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री करता है। यानी राजकोषीय नीति का संबंध सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, ऋण अर्थात सरकार का बजट से होता है। इसका निर्धारण सरकार का वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय करता है। ठीक है, आगे है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति किसको बोलते हैं? समझिए, इस नीति का संबंध मुद्रा की पूर्ति एवं साख मुद्रा के नियंत्रण से है। इसका निर्धारण देश का केंद्रीय बैंक करता है। हमारे इंडिया में आरबीआई करता है मौद्रिक नीति का निर्धारण। ठीक है, मौद्रिक नीति मतलब होता है मुद्रा की पूर्ति एवं साख मुद्रा का नियंत्रण, जिसका निर्धारण प्रत्येक देश का केंद्रीय बैंक करता है। इंडिया में करता है आरबीआई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, ऋणों का भुगतान पूंजीगत व्यय क्यों है? सरकार द्वारा लिया गया ऋण का जब पेमेंट कर दिया जाता है, भुगतान कर दिया जाता है, तो उसको पूंजीगत व्यय कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके फलस्वरूप सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है और दायित्वों में कमी होती है। ठीक है, सरकार द्वारा लिया गया ऋण का जब भुगतान हो जाता है, सरकार पेमेंट कर देता है, तो उसको पूंजीगत व्यय क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके फलस्वरूप सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है और दायित्व में कमी होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, आर्थिक सहायता को राजस्व व्यय क्यों माना जाता है? आर्थिक सहायता यानी छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता जो सरकार द्वारा आम पब्लिक को दिया जाता है, उसको बोलते हैं राजस्व व्यय। क्यों बोलते हैं, क्यों मानते हैं? उत्तर, क्योंकि इसके फलस्वरूप ना तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और ना तो दायित्व में कोई कमी होती है। ठीक है, यानी आर्थिक सहायता सरकार के लिए राजस्व व्यय होता है, क्योंकि इससे ना तो कोई नया परिसंपत्ति का निर्माण होगा और ना तो सरकार का दायित्व में कोई कमी होगा। ये सरकार को खर्च हमेशा करते रहना पड़ेगा। सरकार को खर्च हमेशा करते रहना पड़ेगा। ठीक है, राजस्व व्यय सरकार के लिए कोई परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करेगा और ना तो दायित्व में कोई कमी उत्पन्न करेगा, कोई कमी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग गवर्नमेंट बजट, सरकारी बजट चैप्टर से रिलेटेड सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखें, समझें और पढ़ें। यह आपके फाइनल एग्जाम 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोग इसको बढ़िया से देखिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए तब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।